जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने एनवायरनमेंटल साइंस शुरू कर रखी है और ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है और इसमें हमने पहला चैप्टर कर लिया था ऑलरेडी। तो आज हम सेकंड चैप्टर अध्याय दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मतलब जो प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक है जो, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। जैसे जैसे हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, या लकड़ी है। तो ये चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं और इनका इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना लेते हैं, आरामदायक बना लेते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल हमारे पास है तो गाड़ी में डाला और बहुत लंबी जर्नी भी बड़े आराम से कवर कर ली। एरोप्लेन में बैठकर उसमें भी फ्यूल चाहिए, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल वो वाला दूसरा होता है, लेकिन वो भी प्रकृति में तो है ही हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लेते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। तो सोमर के अनुसार देखिए क्या इसकी परिभाषा है। प्राकृतिक संसाधन इस निश्चय से संबंधित है कि वस्तुदायक है एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये डेफिनेशन सोमर ने दी थी, बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको सिखाया है अभी, बताया है अभी। ठीक है, मतलब आप जो भी लिखे उसे ये समझ में आ जाए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा डेफिनेशन में ये चीज़ आ जाए बस। तो आगे देखिए इसकी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, और पहला है रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल मतलब री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया, यानी जो दोबारा नया हो जाए। ठीक है, और नॉन, नॉन लग गया शब्द आगे, तो नॉन का मतलब है बच्चों कि एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया। तो आइए रीन्यूएबल के बारे में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो आप लिख लोगे कि जो दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकेगा एक बार, सॉरी, रीन्यूएबल मतलब जो दोबारा भी प्रयोग में आ सकता है, और नॉन रीन्यूएबल में आप लिख दोगे कि एक बार ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा प्रयोग में हम ला ही नहीं सकते क्योंकि वो ख़त्म हो गया। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी। तो रीन्यूएबल में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन है, जैव है, भार है, जल, पशु, वृक्ष इत्यादि, ये सब रीन्यूएबल में लिखे हैं। जैसे हमारा सन है बच्चों, सूरज है, तो उसकी एज बहुत ज़्यादा है, अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स कुछ एज होगी उसकी। ठीक है, मतलब हमारी कई पुश्तें निकल जाएंगी, सूरज बना रहेगा। मतलब एक दिन आएगा जब सूरज भी शायद नष्ट हो जाए, एक दिन आएगा ऐसा, लेकिन अभी उसकी उम्र बहुत है। ठीक है, लाखों साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सूरज अभी है और बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो आप सूरज को कहाँ डालेंगे, रिन्यूएबल में डाल देंगे। जल पूछ लेते हैं, जल, ठीक है, जल भी पृथ्वी पर बहुत है, तो उस हिसाब से मतलब फ्रेश वाटर भले ही कम है, लेकिन जो दूसरा वाटर है, मैरीन वाटर है, समंदरों में है जो, वो पानी तो वो भी है। ठीक है, हम पानी की बात कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि पीने वाला या दूसरा फ्रेश वाटर, हम पानी की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, रिन्यूएबल है। और ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जानते विधि, हम विधि जानते हैं जिससे हम मैरीन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके पीने लायक बना सकते हैं। यानी कि मैं केवल जल की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, रीन्यूएबल है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, बनता रहेगा, जल बनता रहता है, ठीक है, बारिश के रूप में बरसता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चलता रहेगा। आगे देखिए नॉन रीन्यूएबल, जो ख़त्म हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखिए कोल, पेट्रोलियम, आपको बताया मैंने, नेचुरल गैस, तो ये अगर ख़त्म हो गए ना बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सोचिए कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये ख़त्म हो गए अगर, तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। हालांकि इंसान पहले से ही सतर्क है, समझदार है, ठीक है, अपने कंफर्ट में दिक्कत ना आए इसलिए अब कहाँ जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड व्हीकल्स होंगे, कार्स होंगी, बाइक्स होंगी, स्कूटर्स तो आजकल बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, बड़े भी यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी इनकी कोरोना के आसपास, तब आप देखिएगा इनमें आग लग जाया करती थी।
गर्मियों में खासकर। तो देखते हैं इस बार की गर्मियों में क्या होने वाला है। आज डेट है हमारे पास, आज डेट है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 2023, अभी तो गर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं बस, ठीक है, शुरू हुई हैं। तो देखते हैं इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या रहता है। अगर वो ठीक ठाक निकाल देते हैं कुछ साल बिना आग लगे तो बढ़िया रहेगा। फायर पकड़ लेते हैं तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है ना। और एक स्पीड की भी लिमिट है इनमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो स्पीड जो है 70-80 से ऊपर, 70 से ऊपर नहीं जा पाती इनकी। इमरजेंसी में मान लीजिए किसी ने कहीं हॉस्पिटल में लेके जाना है कोई पेशेंट, तो उस वक्त वो कोशिश करते हैं कि 100-110 की स्पीड पे व्हीकल को चला लें। और 70 की स्पीड पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक एक पल उस वक्त कीमती होता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आएंगी इसमें, तो देखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं भाई? पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। आगे देखिए मेन नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें कौन कौन से संसाधन हैं? वन संसाधन है, जल है, खनिज है, खाद्य है, ऊर्जा है, भूमि है। अब वन संसाधन के बारे में अगर मैं आपको कहूँ लिखने के लिए तो सारे के सारे बच्चे काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। वनों के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के तीसरे भाग पर वन है। हालांकि ये कम होते जा रहे हैं क्योंकि जो आदमी है वो रुक नहीं रहा, उसकी भूख जो है बढ़ती जा रही है, शांत होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। वनों को काट काट करके बिल्डिंगें बना दी हैं। तो सभी को पता है कि पेड़ जरूरी हैं, पेड़ जरूरी हैं, लेकिन वनों को फिर भी काटा जा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। जहरीली गैसों की वायु स्वच्छ बनाने के लिए कुदरती वनों का ही सारा योगदान है, ठीक है। वनों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, इमारती लकड़ी मिलती है, ईंधन मिलता है, अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं इससे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वन हमारे लिए बहुत उपयोगी संसाधन है। इसके अलावा भी ढेरों पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। वर्षा वनों की वजह से होती है, ठीक है। और बाढ़ का पानी ये उसको धीमा कर देते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाती है फिर, ठीक है, लीचिंग हो जाती है। वो कहाँ चला जाता है? धरती के अंदर चला जाता है। धरती के अंदर का पानी का जो लेवल है वो बनाए रखने में वन हमारी मदद करते हैं। तो वन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेजोन के जंगल, अगर आपने कभी नेचुरल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह जो होते हैं ये, ठीक है, केबल टीवी पे अगर आप वो भी देखते हो कभी, तो आपको बताया गया है वहाँ पर कि अमेजोन के जंगल जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं भाई। इस पूरी पृथ्वी का जो ऑक्सीजन है उसका काफ़ी पोर्शन, ठीक है, 40-50% आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जितना मुझे याद आ रहा है 40-50% के आसपास जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से निकलती है। वो बड़े ही घने जंगल हैं। तो अमेजोन के जंगल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो वन कहीं भी हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हरियाणा में काफ़ी कम है, यमुनानगर की साइड है कलेसर के जंगल, कलेसर के वन, तो आप वो ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए वनों के उपयोग लिख देंगे आप। भोजन मिलता है हमें, फ्रूट्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। ईंधन, प्रतिवर्ष जंगलों से काटी जाने वाली लकड़ी का आधा भाग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले तो सब कुछ लकड़ी पे ही डिपेंड थे। चूल्हा भी जलता था तो उसमें गोसे या लकड़ी ही लगाया करते थे। तो आप समझ सकते हैं लकड़ी कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है। आजकल तो गैस जो है, एलपीजी जो है वो आ चुकी है। इमारती लकड़ी, ठीक है, लकड़ी वहाँ से मिलती है, उससे हमारे जो घर के काफ़ी सारा फर्नीचर वगैरह भी बनता है, ठीक है। रेलवे के स्लीपर बनते हैं, कृषि के कई यंत्र बनते हैं, घर बनते हैं, उसमें घरों में बहुत ज़्यादा लगती है लकड़ी, ठीक है। कागज़ आपको बताया हुआ है, कागज़ तो वृक्षों से ही बनता है। तो कम से मतलब आप, मैं क्या कहता हूँ अपने बच्चों को कि कागज़ जब इस्तेमाल करते हैं, खासकर कॉलेज के बच्चे, तो जो कॉपी होती है, रजिस्टर होता है, उसके ऊपर भी एक स्पेस होती है जहाँ पर हम डेट वगैरह लिख देते हैं, वो स्पेस भी यूज़ कर लिया करो। देखो कॉलेज में कॉपी या रजिस्टर आपका चेक तो होता नहीं, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कूल के बच्चों की तरह आपने कॉपी सबमिट करानी है, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आप उस खाली जगह को भी, उसको भी यूज़ किया करो। मैं साइंस के बच्चों को ये बात बोलता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा? कागज़ की बचत होगी। कागज़ की बचत का मतलब आपने वनों पे, पेड़ों पे थोड़ा सा एहसान कर दिया, इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। ये देखो इस साइड क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं 6 करोड़ से ज़्यादा पेड़ बचाए जा सकते हैं
अगर देश के 20 करोड़ परिवार अपने घर से निकली रद्दी कागज प्रति परिवार हर माह करीब 17 किलो निकलता है, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दें, 1 टन पुराने कागज को रिसाइकलिंग करने पर करीब 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो कागज़ एक तो मैंने बताया आपको कॉपी या रजिस्टर कैसे यूज़ करना है कॉलेज में। ठीक है, स्कूल में तो टीचर नहीं करने देगा आपको, ऊपर नहीं लिखने देगा, वो कॉपी चेक होती है, लेकिन कॉलेज में चल सकता है। ठीक है, और कागज़ जो है उसको ऐसे ही मत फेंके, उसको इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए अगर भेजा जा सके तो आप देख लीजिए 1 टन पुराने कागज़ किसके बराबर हैं भाई, 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए सोइल कंजर्वेशन, भाई सोइल को बचाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हमारी फसलें कहाँ से आती हैं, छोटे छोटे जो ये पौधे हैं, ठीक है, अनाज वाले, ठीक है, जितनी भी सब्जियां हैं वो कहाँ लगाते हैं भाई, मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी नहीं होगी तो कैसे हो पाएगा, किसान कैसे कर लेगा खेती बिना मिट्टी के। हाइड्रोपोनिक्स हालांकि होता है लेकिन वो बड़ी ही सिंपल नहीं है, वो महंगी है। मतलब सिंपल तो यही है जो हम खेती कर रहे हैं, जो किसानों को आती है, उसके मुकाबले वो हाइड्रोपोनिक्स होती है, जो एक्वापोनिक्स होती है, वो महंगी पड़ जाती है, किसान के पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है तो सॉइल कंजर्वेशन बड़ा ज़रूरी है। अब किसान जो है बेचारा अनपढ़ है और उसे कहीं ना कहीं पैसा भी चाहिए, गरीब है, तो वो केमिकल्स का यूज़, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा कर देता है, मिट्टी में यूरिया ज़्यादा डाल देता है। तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो पावर है वो उससे अगर ज़्यादा उपज निकालेगा, 1 साल के अंदर अंदर 3 फसलें निकालेगा, तो सॉइल जो है कहीं ना कहीं अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। ठीक है, तो उसका संरक्षण बड़ा आवश्यक है। और इसके अलावा मिट्टी का जो अपरदन होता है, मृदा अपरदन बोलते हैं जिसके, उसको भी बचाना है। वो कैसे बचेगा, वन लगाकर, पेड़ लगाकर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी होंगी और वो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए हेल्पफुल फॉर वाटर लेवल, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। वन जो होते हैं, पानी का बहाव जो आता है, फ्लड का बहाव जो आता है, उसको कम कर देते हैं, उनसे टकरा के वो रुक जाएगा, वनों में पड़ा रहेगा, इवेपोरेशन हो नहीं पाएगी। अगर वन सघन है, ठीक है, तो इवेपोरेशन हो नहीं पाएगी, सूरज की लाइट पहुंच नहीं पाती नीचे तक, पानी पड़ा रहेगा, एब्जॉर्ब होगा धरती में, तो वाटर लेवल सही हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव। अब मानव अपनी निजी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए क्या करता है, कटाई करता है। ठीक है, एक सर्वे के अनुसार भारत में वनों के विनाश की दर लगभग 15 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष है। 15 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष, जबकि नए वन लगाने की दर देखिए कितनी है, केवल 1,40,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष है। तो वन विनाश के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो प्राकृतिक है उससे तो चलो कोई हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। ठीक है, मानवीय कारण जो है ये नहीं होने चाहिए। तो देखिए कारण क्या है, नेचुरल कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, मान लो चक्रवात आ गई, बाढ़ आ गई बहुत खतरनाक बहाव वाली, वन उजड़ गए, ऐसा हो गया। ठीक है, बायोलॉजिकल भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी लग गई पेड़ पौधों में, वनों में, तो वो जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो गए, उसकी वजह से ख़राब हो गए, गिर गए, कीड़े मकोड़े लग गए, कुछ उनकी जड़ों को खोखला कर गए, तो इस प्रकार से ठीक है चीज़ें हो सकती है, दीमक होती है। और देखिए फायर इन फॉरेस्ट्स, ये जो पॉइंट है, फायर इन फॉरेस्ट, वनों में आग लग जाती है। अब ये नेचुरली अगर हो रहा है तो चलो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मानव की वजह से हो रहा है तो गड़बड़ है। मान लो मानव जो है वहाँ फॉरेस्ट में पहुँच जाता है कि शेर देखना है भाई, गाड़ी में बैठ के फ़ोटो खींचनी है, और मान लीजिए उसे सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है, सूखी हुई वहाँ पर पत्तियाँ पड़ी हैं और वो आधी सुलगती हुई सिगरेट गिरा दे, जंगल में आग लग जाए, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, गाड़ी लेके कहीं ना कहीं से निकल लेगा। और जंगल की आग को कैसे रोकेगा, नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जंगल की आग जो है अगर भड़क जाए तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिएगा 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में लगी थी जंगल में, बुश फायर के नाम से, अब न्यूज़ देखिएगा, 19-20 के दौरान, दिसंबर 2019 में मुझे लगता है वो लगी थी, और जनवरी तक लगभग चली थी। फिर उसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मदद से पानी गिराया गया था, बड़ी लंबी वो चली थी, और उसकी एक फ़ोटो मैंने आज शेयर भी करनी है आप लोगों के साथ, ये रही, देखिएगा फ़ोटो, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, पीछे जंगल है, ये जंगल जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ आपके सामने क्या है, ये कुछ तारें लगा रखी हैं बच्चों,
ठीक है, ताकि जानवर रोड वगैरह पे ना आ जाए, ठीक है, मानव की बस्ती में ना आ जाए। तो वो जंगल में ही रहें इसलिए लगा रखी हैं। लेकिन इसको ज़रूरत थी यहाँ पर, ये जो पीछे आग लगी हुई थी, ठीक है, तो ये यहाँ से भागना चाह रहा था, ये तारों को क्रॉस नहीं कर पाया बेचारा ये कंगारू। ऐसी दर्दनाक फ़ोटोज़ आपको और भी मिलेंगी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा 2019-20 की बुश फायर ऑस्ट्रेलिया की। ये बड़ी ख़तरनाक फ़ोटो मुझे लगी है। देखिए, इसने अपना जो है धड़ जो है, अपना सिर जो है वो तार के बाहर कर लिया था, अपने हाथ भी तार से बाहर कर रखे हैं, लेकिन इसको इतनी समझ नहीं थी कि नीचे लेट करके निकल सके। इतना दिमाग नहीं है इनके पास। बेचारे भले भले जानवर हैं ये, ठीक है, ये बेजुबान जानवर हैं, आवाज़ भी नहीं लगा पाए, क्या करें बेचारे, ठीक है। तो पीछे जो लपटें थी उसने इसको भून के रख दिया, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। इस प्रकार की बहुत सारी और भी फ़ोटोज़ हैं, मैं केवल एक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये खतरनाक तस्वीर है 2018-19 ऑस्ट्रेलिया बुश फायर की। और ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इनके इस स्थिति का, इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन को क्रिएट करना कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मानव जिम्मेवार है। बारिशें टाइम पर नहीं हो रही ना, बारिशें टाइम पर नहीं हो रही, और यह ऐसे टाइम पे हो रही है जब ज़रूरत ही नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश कम होती है तो दिक्कत रहती है। ये बुश फायर जो है, अगर ये इसी प्रकार से लगती रहेगी तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। उसके बाद भी एक फायर एक और देश में लगी थी, मुझे फायर तो याद आ रही है, वो कंट्री याद नहीं आ रही, आप चेक कर लेना, ठीक है। वो भी कोई जंगल ही था, वहाँ पे भी फायर लग गई थी ऐसे ही, बड़ी भयानक सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फ़र्ज़ है फॉरेस्ट के प्रति है वो हमें निभाना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट तो हमें हमेशा ऑक्सीजन की सप्लाई करने में लगे हुए हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वन विनाश के मानवीय कारण, ठीक है। अभी वैसे तो मानवीय कारण मैंने बता भी दिए थे, लेकिन और देखिए बांध परियोजना। अब बांध परियोजना से मुझे जो याद आ रहा है, अभी आज से लगभग 7-8 साल पहले एक मूवी भी आई थी, वो जो एक राजपूत नाम से एक एक्टर था जिसका बता रहे थे कि सुसाइड कर लिया, और वैसे भी चल रहा था कि मर्डर कर लिया है, सुशांत सिंह राजपूत नाम, ठीक है ना। उसकी एक मूवी भी आई थी जिसमें उसने बताया था, उस मूवी ने बताया था हमें कि किस प्रकार से उत्तराखंड में डैम वगैरह टूट गया था और बाढ़ आ गई थी, है ना। वो हमारा एक मंदिर भी वहाँ पर बच गया था हालांकि, लेकिन काफ़ी कुछ उजड़ गया था। तो वो आप एक बार देखिएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है कि ये डैम वगैरह की वजह से ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है। डैम के आसपास ना रिजर्वेयर होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया, ठीक है, इतना पानी आ गया कि डैम भी ना रोक सका, उधर से रिजर्वेयर में भी पानी पहले से इकट्ठा है, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि वो आसपास के इलाके में एकदम से बड़े ही भयानक गति के साथ फैल जाएगा, ठीक है। तो बांध बहुत ज़्यादा बनाना सही नहीं है, साइंटिस्ट हमेशा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे याद आ गया, केदारनाथ शायद मूवी का नाम था, ठीक है। तो केदारनाथ में ही तो आई थी ना बाढ़, तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें काफ़ी कुछ उसका दिखाया हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से बाढ़ आती है। तो बाढ़ क्यों आती है? बहुत ज़्यादा डैम्स बनाना साइंटिस्ट रोकते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी इतने बांध ना बनाओ, लेकिन सरकार है कि कई बार नहीं मानती है। उत्तराखंड की सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो बिजली का उत्पादन ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा बांध बनाना कोई ये ठीक बात नहीं है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति बख्शेगी नहीं, ठीक है। केदारनाथ की बाढ़ यही हमें सिखाती है, यही हमें बताती है। अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था बच्चों, ठीक है, टर्की में अभी अर्थक्वेक आया था, तो बड़ी ही भयानक परिस्थितियाँ, फ़ोटोज़ हमें देखने को मिली, वीडियोज़ हमें देखने को मिले। एक छोटा सा बच्चा था, 7-8 महीने का था शायद, ठीक है, चल भी नहीं सकता था, वो जीवित निकला वहाँ से। उसकी जब मुठियाँ खोली गई ना बेटा हाथ की, तो उसमें बाल मिले, कुछ बाल उसने खींच रखे थे, बाद में पता चला शायद वो उसकी माँ के बाल थे। उसकी माँ ने उसको अपने सीने से लगा लिया था जब अर्थक्वेक आया, तो माँ शायद नहीं बच सकी, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटा सा बच्चा था। तो उसकी हथेलियाँ खोली गई, तो वहाँ से उसकी मम्मी के बाल उसके हाथों में मिले, ठीक है। इसी प्रकार से एक फ़ोटो और मुझे, एक वीडियो और याद आ रहा है, उसमें
उसमें जब वो मलबे को उठाते हैं तो एक फादर निकलते हैं, एक उसकी टांगे जो है पूरी तरह सीधी नहीं थी, वो मृत था, मर चुका था, लेकिन उसकी बाजुओं में उसका बच्चा सही सलामत था, 2 साल का। ठीक है, तो वो निकला तो बच्चे को देख के खुशी हुई, लेकिन फादर साहब उसके नहीं बच सके शायद। जब मलबा गिरा होगा तो उसने फादर ने क्या किया, अपने बच्चे को तो अपने छाती से लगा लिया। ठीक है, सिर ऊपर कर लिया होगा, अपनी जो ठोडी वगैरह है ऊपर कर ली होगी, लेकिन सिर पे मलबा लगा होगा, पीठ पे लगा होगा। ठीक है, बच्चे को बचा लिया उसने तो, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। तो ऐसे अर्थक्वेक जब खुद आते हैं तो प्रकृति करती है तो भैया कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मानव के हस्तक्षेप की वजह से, खिलवाड़ की वजह से आते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी पता चलता है कि हाँ, प्रकृति भी अपना रुद्र रूप दिखा सकती है। तो बेहतर है कि आप प्रकृति की हेल्प करो, प्रकृति आपकी हेल्प करे। आप प्रकृति के बारे में अच्छा सोचें, प्रकृति आपके बारे में अच्छा सोचेगी। प्रकृति भी भगवान ही तो है। ठीक है ना। आप देखिए प्लांट्स क्या है, भगवान के समान है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ना हो तो हम जी नहीं सकते। ठीक है, 20-25 मिनट के अंदर अंदर मृत्यु तय है। अगर 20-25 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले एक व्यक्ति को तो मृत्यु तय है। ठीक है, ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। 3-4 मिनट में नहीं मरेगा इंसान, लेकिन ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। कभी कोई ऑर्गन एक फेल हो गया, फिर दूसरा फेल हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वन तो भगवान के समान है। ठीक है, हमारे ऋषि मुनि के टाइम से हम पीपल की पूजा करते हैं। देखो, पीपल ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो शायद ऐसा क्यों है कि पीपल की जो पूजा है इतने सालों से हो रही है हमारे देश में। ऋषि मुनि का मतलब साइंटिस्ट ही होता है। ठीक है, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो आज के साइंटिस्ट थे। मतलब आज जो साइंटिस्ट हैं वो उस वक्त क्या कहते थे, साइंटिस्ट नाम का शब्द नहीं था, उस वक्त ऋषि मुनि नाम का शब्द था। तो हमारे ऋषि मुनि हमारे साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे हुए हैं, बहुत बढ़िया खोज कर रखी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता रखी हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ अब बता रही हैं पिछले 200-400 साल में, वो उन 2500 साल पहले, 4000 साल पहले बता के चले गए, है ना। तो अब हमारा इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जो युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, फिर से इंडिया आगे बढ़ेगा। और देखिए माइनिंग, ये यमुनानगर में माइनिंग आप देखते हैं चलती है वहाँ। उसके अलावा पंजाब में भी माइनिंग चलती है, या कहीं भी चले माइनिंग। तो शाम साइड भी माइनिंग चलती है हरियाणा में। तो इसके वजह से भी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। या मान लीजिए पता चल गया कि किसी वन में लिथियम का भंडार है, तो बस वन को तो फिर ख़त्म करना पड़ेगा ना। लिथियम निकालना है, या तो लिथियम ना निकालो भाई, या कोई और पदार्थ ऐसा, गोल्ड मान लीजिए मिल गया, हमें पता चल गया एक वन के नीचे गोल्ड है, तो फिर वन को कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माइनिंग करके, खनन करके भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आगे देखिए अर्बनाइजेशन एंड टूरिज़्म। अब शहरीकरण तो होता ही जा रहा है भाई। मेरे खुद के गांव से मेरी जाने की कभी इच्छा नहीं थी और मैं गया भी नहीं आज तक, क्योंकि गांधी जी के अनुसार भी क्या है कि असली भारत जो है गांव में बसता है। ठीक है, गांव में देखिए आप बेहतरीन हवा आपको मिलेगी, जल मिलेगा, खेलने के लिए जगह मिलेगी। शहरों में मैं देखता था बचपन में अपने, बच्चे जो हैं सड़क पे ही खेलते रहते थे, ट्रैफिक भी वहीं से जा रही है। आज भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठीक है, ग्राउंड तो दूर दूर है मान लीजिए, तो बच्चा वहाँ कहाँ जाएगा। जो ग्राउंड के आसपास हैं वो तो चले जाते हैं, बाकी बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं। तो गांव में ऐसी दिक्कत नहीं है, जगह बहुत होती थी। लेकिन मेरे खुद के गांव तक शहर पहुंच गया, मतलब मैं तो शहर नहीं गया लेकिन शहर ही मेरे गांव तक पहुंच गया। मेरे घर के एकदम सामने हुडा आ चुका है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो ज़मीन वहाँ पर एक्वायर हो चुकी है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं। झाड़ियाँ, जो प्लांट्स हुआ करते थे वो नष्ट कर दिए गए हैं। तो ये तो चल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए भारत जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री हो चुका है। ओवर क्रेजिंग देखिए, पशुओं को खिलाने के लिए जब चारा नहीं है खेत खलियान में, या तो खेत खलियान बड़े कम है या उनमें जो उपज है वो कम हो रही है, फसल कम हो रही है, तो उसको बचाना है तो लोग क्या करेंगे, इधर उधर छोड़ देंगे, वनों में छोड़ देंगे अपने पशुओं को, वो वहाँ से खा के आएंगे। तो दिक्कत तो शुरू हो जाएगी फिर वन के लिए।
झूम कृषि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ कृषक क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं बेटा। जंगल काट के अपनी फसल लगा लेंगे, कुछ साल करेंगे, जब लगेगा कि भाई अब तो फसल इसमें कम हो रही है, उसको छोड़ देंगे, वहाँ से चले जाएंगे, फिर और जंगल काट देंगे, कहीं और जाके कोई भूमि का टुकड़ा काट देंगे, फिर वहाँ कृषि करेंगे, ठीक है। झूम झूम के कृषि करेंगे, आप ऐसे याद रख लो। कुछ साल झूम झूम के कृषि करी, फिर अगले साल मतलब जब वो उपजाऊ शक्ति उसकी ख़त्म हो गई, फिर उसको छोड़ करके चले गए। आप कम से कम पेड़ ही लगा जाते हैं वहाँ पे जाने से पहले, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो ऐसा करती हैं, अनपढ़ हैं, तो धीरे धीरे मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनवायरमेंटल नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं अगर हम लोग पढ़े लिखे हों, हम लोगों को नॉलेज हो। नॉलेज का अभाव है, इसीलिए तो एनवायरनमेंट बड़ी ज़रूरी है, इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो झूम कृषि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ट्राइब्स करती हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आगे देखिए, इफेक्ट्स ऑफ डैम ऑन फॉरेस्ट्स एंड ट्राइबल पीपल। मैंने बताया था आपको, डैम लगाते हैं, वहाँ से बाढ़ आ सकती है, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है, अब बाढ़ आएगी तो बेचारे जो आसपास के रहने वाले हैं, ट्राइब्स रहने वाली हैं। ट्राइब्स कौन है, जो जंगलों में रहते हैं लोग, ठीक है, उनको बोल देते हैं। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, वो तो अलग होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब ही आ जाएगा एक तरह से। एसटी कैटेगरी वाले लोग भी होते हैं, लेकिन वो तो खैर शहरों में रहते हैं। कुछ और ट्राइब्स भी हैं जो बच्चों जंगलों वगैरह में रहती हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार में भी कुछ ट्राइब्स रहती हैं, है ना। आदिवासी कहते हैं इनको, हाँ, आदिवासी टाइप, ठीक है, ट्राइब्स। तो ये जैसे अंडमान वाले रहते हैं, उनको छेड़छाड़ पसंद नहीं है और भारत सरकार उनके साथ करती भी नहीं है। पीछे एक अंग्रेज़ व्यक्ति वहाँ, उसने कोशिश करी, फूड वगैरह पहुँचाया, फिर वो खुद पहुँचा और उसको अल्टीमेटली उन्होंने तीरों के साथ मार दिया था, ठीक है। तो ये खतरनाक भी हैं कि इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई और आके इनके साथ बातचीत करे या छेड़छाड़ करे किसी प्रकार की। तो भारत सरकार इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है। इनको इनके हिसाब से जीने का पूरा मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये डैम्स वगैरह जो हैं अगर बना दिए जाएँ, तो इस तरह से जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, अपना गुजारा वहाँ से करते हैं, इनके लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और देखिए, बांधों के निर्माण से संचय से प्रेरित भूकंप भी आ सकता है भाई, ठीक है। वनस्पति व जैव संपदा को हानि तो होनी होनी है। जंगलों को अगर हानि हो गई डैम के पानी से, वहाँ पे जो पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, ठीक है। कभी अब शायद आपने बाढ़ के पानी को देखा हो, बिहार की साइड कभी आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है जब, तो आप देखते हैं, हम मैंने तो देखा है, आप लोग भी देखा करिए न्यूज़ में, तो उस बाढ़ में दिखता है कि पशु भी बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। आदमी को बचाने के लिए तो फिर भी हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाएंगे, पशुओं को बचाने के लिए कौन आएगा भाई। आदमी तो बोट वगैरह में निकल लेगा, पशुओं को तो बड़ा ही कम बनाया जाए, बचाने की कोशिश की जाएगी। पक्षी चलो ठीक है, उड़ जाएंगे, ठीक है, इतना ही हो सकता है। लेकिन अपना घर तो खो देंगे ना। और जो लोग उजड़ गए, फिर उनके घर बनाने पड़ेंगे उनको दोबारा। घर गिरता है तो सोचिए कितनी कितनी ज़्यादा क्षति पहुंचती है, कितना दुख पहुंचता है। वन उत्पाद जो हमें हमारे लिए ज़रूरी थे, जो ठीक है हमें मिल रहा था वन से, वो भी, उनमें भी कमी आ जाएगी भाई। तो बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी इनकी वजह से, जल क्षेत्रों में कमी आ जाएगी, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन फॉरेस्ट्स एंड ट्राइबल पीपल। अब फिर से माइनिंग के हैं, देखो, खनन के कारण भूमिगत जल स्तर की कमी हो सकती है, वनस्पति संपदा को हानि हो सकती है, भूमि का अपघटन हो सकता है, उपजाऊ परत की हानि हो सकती है, डेफिनेटली होएगी, है ना। जनजातीय जो लोग होते हैं, ये है ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोगों का भूमि व भोजन की खोज में नई जगहों पर विस्थापन होगा, उनको जाना पड़ेगा बेचारों को। और देखिए, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, इमारती लकड़ी के कारण के निष्कर्षण का वनों व जनजातीय लोगों पर खनन का प्रभाव, ठीक है। इससे वनों की कमी होएगी भाई, लकड़ी वहाँ से निकाल के ला रहे हो, बार बार अपना फर्नीचर बनाने में लगे हैं लकड़ी का, ठीक है। बढ़िया उस पर पॉलिशिंग कर करके बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बना रहे हैं। वर्षा की कमी होएगी भाई, नहीं होंगे अगर, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, जनजातीय लोगों का शोषण होगा, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, ठीक है, मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। फिर आगे देखिए, जल संसाधन, ठीक है। हमने अभी अभी हमने कौन से संसाधन किए हैं, अभी वन संसाधन हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो
वाटर में मैं आपको पहले भी थोड़ा बताया था कि हमारे पास फ्रेश वाटर जो है काफ़ी कम है, लगभग 2% के आसपास ही है। ठीक है, जल का 97% भाग तो सागरों में, महासागरों में पाया जाता है और बाकी का 3% बचता है। ठीक है, और वो ताज़ा पानी है और इसे न केवल मनुष्य बल्कि पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जितने भी प्राणी हैं वो सब इसको पी करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जल का भी मानव जो है दोहन करने में लगा है बच्चों, दिक्कतें पहुंचाने में लगा हुआ है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं, इंग्लैंड की बात बताता हूँ आपको। पिछले ही साल की बात है इंग्लैंड की। पिछले साल गर्मियाँ कुछ ज़्यादा पड़ गई वहाँ। हमारे तो यहाँ 45 डिग्री 46-47 डिग्री पहुँच जाता है। पिछले साल 2022 में इंग्लैंड में ऐसी गर्मी पड़ी पहली बार कि वहाँ सड़कों में दरारें पड़ गई। ठीक है, सरकार ने मजबूरन लोगों को यह कहा कि पानी का इस्तेमाल बिना मतलब के कामों में नहीं करना है। उन्होंने कहा गाड़ी को साफ़ करना है ना तो कपड़ा गीला करके करो, पानी की बाल्टी नहीं गिरानी उसके ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा गार्डन में पानी नहीं देना पौधों को, और पकड़ा गया तो फाइन लगाएंगे। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी वहाँ पानी की। जो झीलें वगैरह थी, पॉन्ड्स थी, नदियाँ थी, वो सूखने को आ गई थी। ठीक है, सूखी गई थी। ऐसी स्थिति इंग्लैंड में पहली बार हुई थी पिछले साल। तो ऐसा तो होता रहेगा, चलता रहेगा। मानव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया बेटा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी की सभी, आप जो प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आप उसके आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर जल के विभिन्न साधन एवं उनकी विशेषताएं। हाइड्रोलिक सिस्टम है अर्थ पे, तो उसकी विशेषताएं क्या है? देखिए हमारे पास सी वाटर है, आर्टिफिशियल वाटर है। ठीक है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में है, लेक्स पॉन्ड्स में है। ठीक है, तो सी वाटर आपको पता है 97% भाग तो महासागरों में है, सी में है, ओशन में है। ठीक है, जो कि हमारे सीधा काम में नहीं आ सकता क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारा साल्ट होता है, तो हम उसको पी नहीं सकते, खारा पानी है। उससे दूसरा पानी पीने लायक बनाया जा सकता है, विधि है उसकी। ठीक है, वो किया जा सकता है। आगे देखिए आर्टिफिशियल जो वाटर है, यानी आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है। मैंने बताया ना, डैम के आसपास रिजर्वोयर बना लेते हैं, या और भी रिजर्वोयर आप बना सकते हो। ठीक है, लोग खेतों में भी बनाते हैं रिजर्वोयर, जहाँ पे पानी वगैरह कम होता है तो फिर वो आर्टिफिशियल बना लेते हैं ताकि सिंचाई चलती रहे, सिंचाई साल के साल अगर चाहिए पानी। तो इस प्रकार से मनुष्य काम करता है। प्राकृतिक तौर पर घाटी जितनी गहरी व तंग होती, उस पर बांध बनाना उतना ही आसान होगा। जैसा कि भाखड़ा डैम, इन बांधों में जल की गुणवत्ता झीलों व तालाबों के पानी जैसे ही होती है। ठीक है, नदियाँ व धाराएं देख लो, नदियाँ बहुत सारी हैं हमारे देश में। ठीक है, धाराएं, स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं और ये महत्वपूर्ण तो है ही है। ठीक है, अब हमारा जो साउथ हरियाणा है बच्चों, अब वहाँ पर इतनी नदियाँ नहीं हैं, तो यहाँ से स्ट्रीम कैनाल्स निकाल देते हैं, हम पहुँचा देते हैं पानी वहाँ तक। ठीक है, पानी के बिना तो गुजारा नहीं है देखो किसान का, और किसान अगर उगाएगा नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। अब कोरोना टाइम में सभी को दिक्कतें आई थी, सभी काम करना बंद कर गए थे ना शुरुआत में, आपको याद हो 2020 के मार्च अप्रैल मई में किसान जाता रहा अपने खेतों में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस साल भी हमारा एक्सपोर्ट, हमारे देश का एक्सपोर्ट अच्छा खासा हुआ था। किन चीज़ों का? अनाज का। जर्मनी में भूख के मारे मर गए थे लोग, परेशान हो गए थे, अनाज ख़त्म हो गए थे उनके, सारे घर पे बैठे हुए थे। ठीक है, लेकिन भारत से एक्सपोर्ट हुआ था क्योंकि भारत के पास अनाज स्टोर करा हुआ काफ़ी था, आज भी है। तो ये किसानों की वजह से मुमकिन हो पाया था, और किसान रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है भाई, किसानों बिना कुछ नहीं है। ठीक है, किसान पैदावार करता है तभी हमारा पेट भरता है। मैं किसान फैमिली से ही हूँ, और किसान अगर नहीं उगाएगा चीज़ें तो आप सोचिए कि जो बॉर्डर पर हमारे जवान हैं उनका वो खाली पेट तो नहीं लड़ सकते ना। उन्हें अगर लड़ना है, फाइट करनी पड़ गई, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो। ठीक है, दोनों के साथ टकराव चलता ही रहता है हमारा। उनका पेट भरा होगा तभी वो लड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ें लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। लेक्चर लंबा चलेगा। आगे देखिए भूमिगत जल के स्रोत। भूमिगत यानी ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हमारा बहुत कम होता जा रहा है बच्चों। ठीक है, पंजाब का तो हमसे भी कम हो गया, हरियाणा से।
ये सारे देश की चिंता है, सारे देश को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, चिंता का विषय है ये सारे देश के लिए। 2019 की बात है, मेरे मेरे जितना याद आ पा रहा है 2019 की बात है। उस समय साउथ इंडिया में कुछ जगह थी, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था नीचे, ग्राउंड वाटर। उन्हें आसपास की स्टेट से पानी मिला था उस वक्त। तो यहाँ पे यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया ऐसी स्थिति भविष्य में, निकट भविष्य में पूरे इंडिया में आ सकती है, बाकी कंट्रीज़ में भी आ सकती है, क्योंकि पानी का दोहन बड़ा अजीब ही स्थिति बनी हुई है। लोग बड़ी बुरी तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बच्चों कि पहले 1 बाल्टी पानी में नहा लिया करते थे, अभी टूटियाँ जो हैं बाथरूम में ही लगी हुई हैं, 2, ढाई, 3, 4 बाल्टी कितना यूज़ हो जाता है पता ही नहीं चलता। फव्वारे भी लगे हुए हैं, उनसे भी नहाते हैं, ठीक है ना। टब में नहा रहे हैं लोग, पूरा इतना बड़ा टब है, वो इतने लीटर पानी आता है उसमें, ठीक है। तो अपना 1-1.5 बाल्टी पानी में नहाओ, इससे ज़्यादा पानी यूज़ मत करो। गाड़ियाँ बार बार हर रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक बार धो ली अपना, उसके बाद थोड़ा गीला कपड़ा वगैरह लगा लिया, लगाना सूखे कपड़े से साफ़ कर लो। हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन धोने की क्या आवश्यकता है। पानी बड़ी अनमोल चीज़ है। सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जब पानी की जो बोतल है वही 150-200 रुपये की मिलेगी, फिर क्या करोगे। अभी तो 20-30 रुपये में मिल जाती है रेस्टोरेंट में, ठीक है, 200-250 रुपये की मिलने लगी, फिर क्या करोगे। इतने में तो खाना खा लेते हैं 2-3 लोग। तो ओवर यूटिलाइजेशन के जो नुकसान है वो मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ डील ऑलरेडी कर ही लिए हैं, तो थोड़े बहुत आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, उदाहरण देखिए जल संकट के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। सऊदी अरब जो 75% भूमिगत जल पर निर्भर है, आगामी 50 सालों में भूमिगत जल से वंचित हो जाएगा। प्रेडिक्शन कर दिया साइंटिस्ट ने। सऊदी अरेबिया में आगे के 50 सालों में पानी खत्म हो जाएगा। ईरान, यहाँ की जैद नदी अधिक सिंचाई के कारण 1991 ईस्वी में पूर्णतः सूख चुकी है, सूख गई है भाई नदी पूरी की पूरी, ठीक है। सिंचाई करे जा रहे हैं लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी की आवश्यकता है। ड्रिप इरिगेशन करो, ड्रिप इरिगेशन, कोशिश करो ड्रिप इरिगेशन की। चीन के हवाई प्रांत में 1000 झीलें सूख चुकी हैं। अफ्रीका में 4 झील सन 1960 में 85% तो सूख चुकी है। 1960 की बात बता रहे हैं, अगर अब देखेंगे तो पता नहीं बची भी होगी कि नहीं, ठीक है। विश्व की महान झीलों में पानी कम होता जा रहा है, साथ में यह झीलें बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। तो ये सब उदाहरण थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल संकट आपने देखा अभी। फिर देखिए राष्ट्रीय जल संकट, हरियाणा का नाम पहले नंबर पे आ चुका है भाई। हरियाणा में 12 विभिन्न इलाकों का जल स्तर 7 से 14 मीटर तक नीचे चला गया है। पंजाब में भी चला गया बेटा ये। राजस्थान में कई शहरों का जल स्तर मनुष्य की पहुंच से बहुत नीचे चला गया है। गुजरात में लगभग 90% ट्यूबवेलों में पानी भयावह स्थिति तक नीचे चला गया है। भारत की मुख्य नदियाँ जिनमें सारा पानी रहता था सूख रही हैं और इनके बहाव में कमी आ रही है। यमुना नदी के किनारे बड़े बड़े जो बसे हुए महानगर हैं वो प्रदूषित जल इसके पानी में मिल रहा है, और विडम्बना देखो कि यही जल इन शहरों के लिए पेयजल का स्रोत भी है, ठीक है। यमुना का गंदा पानी जो है दिल्ली में भी उसको साफ़ करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन साफ़ करके पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रदूषित तो हम कर ही रहे हैं यमुना को, ठीक है। देखते हैं, केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई यमुना को 2025 तक वो क्लीन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कोशिशें करते हैं सभी, लेकिन आप अब ध्यान दें कि कोरोना काल में जब 3-1 महीने के लिए शुरुआत में घर बैठ गए थे ना सब, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, सभी को एक ही चीज़ की परवाह थी, अपनी अपनी जान की। कोरोना काल में कि भैया हम बच जाएं किसी तरह से, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखिएगा गंगा नदी, यमुना नदी, बाकी जितनी भी नदियाँ थी, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन में भी मैंने काम किया हुआ है, तो रिपोर्ट पढ़ी थी। सीपीसीबी की रिपोर्ट पढ़ लेना आप उस दौरान की चाहे। सेंट्रल वाटर कमीशन एक बड़ा नाम है, दिल्ली में एक संस्था है, ठीक है। उसकी लैब्स हैं पूरे इंडिया में, इसी प्रकार से सीपीसीबी की लैब्स हैं। तो 2020 की वहाँ रिपोर्ट पढ़िएगा, पढ़ी होगी वो, ठीक है। तो उसको आप पढ़ेंगे, गूगल से मिल जाएगी आपको, तो आप देखेंगे कि सारी नदियाँ पवित्र हो गई थी, बिल्कुल प्योर हो गई थी पानी की, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था, मतलब उस वक्त हम लोग परेशान थे, और जो पशु पक्षी थे ना वो अच्छी लाइफ जी रहे थे उस वक्त, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे थे,
और फिर उसके बाद जब जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ है, जैसे ही लॉकडाउन खुला, फिर से वही शुरू, फिर से नदियाँ ख़राब हो गई हैं। तो इंसान को सुधरना पड़ेगा भाई। फ्लड्स, बाढ़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने लेवल पे यहाँ से पढ़िएगा। और सूखा, सूखा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सोचिएगा कि सूखा क्यों पड़ जाता है भाई। अब वन ही नहीं है, ठीक है। मैंने बताया ना, वन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर को भी, उसका लेवल भी बनाए रखता है, और वर्षा का कारण भी वन होते हैं, ठीक है। अब सूखा, जैसे राजस्थान जैसे इलाके हैं जहाँ प्राकृतिक तौर पर ही सूखा पड़ा हुआ है भाई, वहाँ है ही नहीं वन वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह हैं, वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ तो सूखे की स्थिति वैसे ही बनी रहती है ऐसे इलाकों में। और जहाँ वन है और उनको काट दिया जा रहा है, वहाँ स्थिति बन जाएगी आने वाले सालों में, ठीक है। अब माइनिंग कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं, पेड़ लगाने की बजाय पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है। अब पेड़ लगा भी देते हैं ना फिर बच्चे लोग आजकल, जैसे पेड़ लगा देते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? उसको थोड़ा थोड़ा टाइम पनपने के लिए चाहिए उसको। पहले ही भूमि में हमने जल छोड़ा नहीं है, तो उसको कुछ कुछ टाइम के लिए हमें जल प्रदान करना होगा, ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ उसे पानी मिलना आसान हो जाए, ठीक है। तो कुछ समय के लिए तो उसको पानी देना पड़ेगा ना। खाद वगैरह तो दूर की बात, पानी भी नहीं देते लोग। चलिए, भूमिगत जल का अधिक उपयोग, वर्षा के पानी के को स्टोर ना करना। अब वर्षा का पानी जो है, बताइए, हमारे किसी के घर पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ही नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 90% लोग ऐसे हैं, उनके घरों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वर्षा के पानी को वो स्टोर कर लेते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं? भारत में ये चीज़ चलानी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी। सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, और हमें ही दिलाना है। शायद कोई मेरा लेक्चर ही सुन के इसकी तरफ ध्यान चला जाए। चलिए, भूमि का मरुस्थलों में बदलना, ये भी हमारी वजह से हो रहा है। चक्रीय कृषि ना करना। चक्रीय कृषि क्या है? रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब पहली क्रॉप आपने कोई और लगा ली, दूसरी कोई और लगा ली, एक ही क्रॉप लगाते रहोगे, वहाँ फिर क्या होएगा? मिट्टी बेकार हो जाएगी, उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाएगी भाई। एक ही तरह के जो एलिमेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सोइल के, वो खनिज जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। पैदावार कम हो जाएगी, सूखा पड़ने की स्थिति हो जाएगी वहाँ भी, ठीक है। वहाँ खेती नहीं करोगे, बंजर ज़मीन हो जाएगी। और सूखे में भी ज़मीन बंजरी तो होती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पेड़ लगा कर, ठीक है। पेड़ लगाना ही सबसे बढ़िया है। चक्रीय कृषि जो अभी बात करी थी वो कर सकते हैं। तालाब वगैरह बना सकते। तालाब देखिए, तालाब ख़त्म करते जा रहे हैं भाई। तालाब तो ख़त्म होते जा रहे हैं। मेरे खुद के गांव में काफ़ी सारे तालाब ख़त्म हो चुके हैं। डेवलपमेंट के नाम पर तालाब ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और देखिए, कुछ कन्फ्लिक्ट भी हैं। सतलुज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है, हरियाणा पंजाब का। पंजाब से जो सतलुज से सतलुज से एक नहर निकाली गई है, और इधर से यमुना की नहर को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। तो हरियाणा ने तो अपना काम शुरू भी कर दिया और ख़त्म भी कर दिया, नहर बना दी है। पंजाब गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है ये बात। पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि पानी हम क्यों देंगे, हम क्यों पानी दें हरियाणा को। कमाल है, हरियाणा के लोग आपके अपने ही लोग हैं, ठीक है। पंजाब में से ही तो हरियाणा बना था, किसी वक्त तो सारा पंजाब होता था। तो हमें पानी नहीं दे सकते, बाकी वो पानी आगे चाहे पाकिस्तान में चला जाए, ठीक है। जितना मुझे याद आ पा रहा है, ये सतलुज नदी जो है आगे पाकिस्तान में पानी देती है। तो इसका कुछ पानी अगर वो अपने हरियाणा में दे देगा तो उनका क्या जाएगा भाई? कमाल की बात है। तो इसमें एक्चुअली राजनीति ही करी जा रही है और कुछ नहीं है। ये पानी जो है हरियाणा को मिल सकता है, लेकिन सरकारें क्यों नहीं चाह रही पता नहीं, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हरियाणा की तरफ इसका काम पूरा है, ठीक है। यमुना से नहर निकलेगी, मिलेगी आगे जाके, और कैथल से होते हुए आगे के जो ज़िले हैं वहाँ पर पानी मिल जाएगा लोगों को, हमारे किसानों को। तो फ़ायदा तो पूरे इंडिया को है, ठीक है। फिर देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी,
सिंधु जल संधि, भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सन 1960 में भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, इस संधि के अनुसार चिनाब व झेलम दरिया जो है पाकिस्तान को दिए गए और सतलुज, रावी व व्यास ये जो नदियां हैं इनका जल भारत यूज़ करेगा, ऐसा हुआ था। और देखिए मध्य पूर्व में जल विवाद, तुर्की है, सीरिया है, तुर्की जहाँ जिसको हम टर्की बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तुर्की जहाँ भूकंप आया था अभी बहुत खतरनाक, और सीरिया है, इराक है, यहाँ पे भी जल विवाद की समस्या बनी रहती है, क्योंकि तुर्की के पास पर्याप्त जल भंडार हैं और तुर्की इस बहते पानी पर जगह जगह बांध बनाकर जल विद्युत की सहायता से शक्ति प्रदान प्राप्त करना चाहता है। इससे सीरिया व इराक की तरफ बहने वाले पानी के बहाव में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर तुर्की में अधिक मात्रा में जल होने के कारण उसके छोड़ देने से इन दोनों देशों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जल वैसे वो रोक के रखता है तुर्की, ठीक है, और अपना डैम्स बना रखे हैं, बिजली पैदा कर रहा है बच्चों। जब ज़्यादा जल हो जाता है तो डैम खोल देता है आगे से, और जल जाएगा पूरे भयंकर स्पीड के साथ। तो बाकी ये जो दो देश मैंने बताए आपको, सीरिया, इराक, ये इसके नीचे की तरफ पड़ते हैं, आप मैप में देख लीजिएगा नक्शे में। तो फिर यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आपस में फिर टकराव तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो बाढ़ आएगी तो दिक्कतें आएंगी बेटा। ठीक है, आगे देखिए डैम्स, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, ये मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बांध के बारे में आपसे इनके बेनिफिट और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आगे देखिए खनिज संसाधन, प्रकृति से प्राप्त होने वाला यह संसाधन महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है बेटा। ठीक है, देखिए बिहार में कांथली की खदानें हैं, ये याद रखिएगा। बिहार में कौन सी हैं? कांथली की खदानें हैं। राजस्थान में सेतड़ी की तांबा खाने हैं, इन्हें कूप खाने भी कहा जाता है। देखिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपको पता है कि लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हम चाइना के बराबरी कर लिया अब लगभग हमने लिथियम में। पहले हम लिथियम हमारे पास इतना नहीं था, अब मिल गया है वहाँ। ठीक है, बाहर के लोग अब देश में, हमारे देश में देखने आ रहे हैं। कुछ तो यही देखने आ रहे हैं कि सच बोल भी रहे हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि पहले लगभग 2020 की बात है, गोल्ड की बड़ी खबर फैली थी देश में, गोल्ड मिल गया, बहुत गोल्ड मिल गया। ठीक है, बाद में पता चला भाई इतना नहीं था जितना बोल रहे थे। वो पता नहीं किसी मीडिया चैनल ने कैसे चलाई वो खबर। वो मिला था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं वो तलाश करते रहते हैं देश भर में। तो जीएसआई बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारी संस्था है देश की। उसने खबर नहीं फैलाई थी, वो उसने कहा था यहाँ गोल्ड है, बस पता नहीं किसने बोल दिया इतने टन गोल्ड मिल गया, इतने टन गोल्ड मिल गया। वो थोड़ा ही मिला वहाँ, ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन लिथियम का पक्का है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी मिल चुका है, तो भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो देखिए मिनरल किस तरह के हैं? मेटालिक मिनरल है बेटा, नॉन मेटालिक है, फ्यूल है। फ्यूल तो ईंधन है, आप बता ही सकते हैं इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नीचे देखिए टेबल में देखिए खनिज पदार्थ व इनका उपयोग, ये थोड़ा थोड़ा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूल मिनरल ही सबसे पहले आ गया, कोयला आ गया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। फिर देखिए मेटालिक मिनरल, आपको पता है ना ये चीज़ें, तो कोयला कहाँ यूज़ होता है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ऊर्जा मिलती है सभी से। आगे देखिए मेटालिक मिनरल, यहाँ से भी आज 4-5 याद कर लीजिएगा, जैसे चांदी है, लोहा है, ठीक है, रेडियम है, इनके बारे में पता है आपको, सोना है, तांबा है। नॉन मेटालिक देख लो, इसमें तांबा इसमें भी आ जाएगा, क्रोमियम, सोना, यूरेनियम, यहाँ से भी 2-3। यूरेनियम आपको मतलब याद रख लेना चाहिए। ठीक है, यूरेनियम कहाँ आपका यूज़ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, वहाँ यूज़ होता है। और देखिए एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज, जो मिनरल भी है ये धरती में से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, निकालना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, तो उसके भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे होंगे। तो देखिए क्या क्या होता है बच्चों। पहला पॉइंट क्या है? भूमि का अपघटन होता है। ठीक है, भूमि की खुदाई करेंगे तो अपघटन होएगा ही। अब ये खनिज पदार्थ निकालने से हानिकारक धातुओं के बचे हुए भाग से के रिसाव से सतही और भूमिगत जल का प्रदूषण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। धूल और गैसों जो है वो फैल जाएंगी वायु में, वायु प्रदूषण भी हो जाएगा भाई। एक तरह की माइनिंग ही तो है ये भी। ठीक है,
वनस्पति को वहाँ नुकसान होगा, जो जीव रहते हैं मान लो उस ज़मीन में उनको दिक्कत होगी, उनका घर बार टूट जाएगा, भी फूट जाएगा। ठीक है, धरोहरों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आसपास कोई धरोहर है हमारी, ठीक है, जैसे ताजमहल है, उसके आसपास शुरू कर दें अगर हम इस प्रकार से, तो दिक्कत आ सकती है। वहाँ ऑलरेडी सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वो सब उसको वैसे ही परेशान करने में लगे हैं। किसको? हमारे एक संपत्ति है जो हमारी धरोहर है हमारी, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है ताजमहल, उसका रंग अब पीला पड़ने लग गया उसके मार्बल का। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं मानव के हस्तक्षेप की वजह से। तो इस प्रकार से आप इतना काफ़ी है। आगे देखिए, केस स्टडी भी है। राजस्थान के उदयपुर में लगभग 16,000 हेक्टेयर में 200 के आसपास खाने हैं, और इन खानों में भवन निर्माण का पत्थर, सोप पत्थर आदि निकाले जाते हैं। इनमें आधी से ज़्यादा खाने अवैध हैं। ठीक है, खनन के लिए लगभग हर महीने 150 टन के करीब विस्फोटक सामग्री, ये मैं बताना भूल गया था। हाँ भाई, ठीक है, खनन के लिए क्या करते हैं, मैं एक बार अपने एक दोस्त के पास गया था, अनिल, महेंद्रगढ़ साइड, तो वहाँ तो शाम भी है उसी साइड कहीं, तो मैं देख रहा था वहाँ पे पहाड़ तोड़ने में लगे हुए थे वो लोग। ठीक है, खैर वहाँ पर उस वक्त में विस्फोट तो मैंने नहीं देखा होता हुआ, लेकिन वो तोड़ने में लगी हुई थी मशीनें, पत्थर वत्थर काटने में लगी थी पहाड़ों में से, मिनरल वगैरह निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो विस्फोट भी करते हैं। विस्फोट से कितनी धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह हवा में हो जाएगी, आसपास के लोगों को कितनी दिक्कत होगी सोचिएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे है खाद्य संसाधन, ये तो आप लिख लोगे। ठीक है, खाद्य संसाधन के बारे में, खाद्य में जितनी भी फसलें वगैरह हम करते हैं, खाते पीते हैं। दूध, दूध के बारे में लिख सकते हो। अब किसानों ने दूध, मतलब ठीक है, दूध का काम बढ़िया है, लेकिन लगभग किसान जो है भैंसे पालना, गायें पालना बंद करता जा रहा है। गायें और भैंसों की स्थिति देख लो अब आप, बेचारी सड़कों पे घूमती फिरती हैं। ठीक है, जैसे ही दूध देना बंद करते हैं उनको छोड़ देते हैं। इससे बढ़िया कम से कम अगर छोड़ना ही है तो गौशाला में छोड़ दो। उसने आपको कई साल दूध पिलाया है अपना, तो कुछ पैसे दे के अगर आप गौशाला, किसी अच्छी गौशाला में अगर छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप उसे इधर उधर कहीं खेतों में छोड़ दें। फिर खेत जिसके होंगे वो उसको मारेगा। ठीक है, जानबूझ के उनको एक ऐसे वेपन से मार दिया जाता है कि उसको घाव हो जाए, घाव में कीड़े पड़ जाएंगे और वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाए। तो इस प्रकार से मतलब काम किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो फूड में तो आप बहुत कुछ लिख लोगे। वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं बच्चों। ठीक है, आपको एक नई चीज़ हाँ जरूर बताना चाहूँगा। सीरिया में, जब सीरिया के हालात के बारे में शायद आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, वहाँ पर भी कुछ ये टेररिज्म कुछ ज़्यादा ही रहा है, और उसकी वजह से वहाँ पर अमेरिका भी वहाँ पर लगा रहा। ठीक है, वो आतंकवादियों को नष्ट ख़त्म करने में लगा रहा, अपनी सेना भेजता रहा। रशिया ने एट लास्ट उसको ख़त्म कर दिया था, मुझे उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा, जो भी था उसका नाम। ठीक है, तो वहाँ तो इस तरह की समस्याएं चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे घायल हुए, उनके माँ बाप मारे गए इस सब के चक्कर में। तो समझ नहीं पाए वो लोग इस चीज़ को कि क्या चल रहा है, ना उन टेररिस्ट को समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, 53 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स ऐसे देशों में तो होंगी। आप पाकिस्तान का हाल देख लो अब। ठीक है, भारत से जंग करना उसको मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकता। फूड की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है अब इस वक्त वहाँ। ठीक है, तो इसलिए वो शायद हमारे जो मीडिया वाले हैं वो बोल देते हैं कटोरा खान। हालांकि खान साहब तो चले ही गए अब वो कहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो वैसे ही परेशान है, भाग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भारत से शत्रुता ख़त्म करके अपने देश की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो राजनीति से उठ करके आगे जाना चाहिए। और जो फूड प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, इन सब देशों को अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। कृषि द्वारा किए गए परिवर्तन, कृषि देखिए, कृषि में आपको मैं बता देता हूँ, 1960 के दशक के आसपास आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, उससे हमारी जो है फसलें बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था हमारा। लेकिन अल्टीमेटली वो जो कृषि उत्पादन बढ़ा था उसमें क्या था, कुछ जीन्स वगैरह इनकॉर्पोरेट कर दिए गए थे, बैक्टीरियल जीन्स, जिससे उनमें बीमारियां ना लगे।
कुछ इस प्रकार के काम किए गए थे। और ठीक है, हाइब्रिड जो सीड्स हैं वो उनका इस्तेमाल किया गया था। अल्टीमेटली बाद में दिक्कतें ही आई उसकी वजह से, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए हम संभल गए थे 1960 के दशक में। लेकिन यही है कि केमिकल्स का दुरुपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं दुरुपयोग। जितना डालना है उतना डालो भाई, उससे ज़्यादा डालोगे आप, ज़्यादा यूरिया डालोगे फसल के चक्कर में, गड़बड़ी करेगा ही। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको बता दिया है, कुछ आप भी पढ़िएगा। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं एनवायरनमेंट पे। ठीक है, अब मैं इसको बैलों से अगर जोड़ दूं तो बेचारे बैल जो है, अब उनकी स्थिति देख लो आप लोग, क्योंकि अब तो मशीनें आ गई ना, ट्रैक्टर आ गया है, हल की तो आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हैरो है आ चुके हैं और इक्विपमेंट्स आ चुके हैं एग्रीकल्चर में, सुहागा आ चुका है ना। तो बैल की आवश्यकता ही मतलब ख़त्म हो गई है बेचारे की। कभी वो किसान का सबसे बड़ा मित्र होता था। ठीक है ना, क्योंकि हल चलाना है, ज़मीन जोतनी है, मतलब बैल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था किसान के लिए। सब कुछ होता था, वो भगवान के समान होता था। तो अब तो है ही नहीं किसान के पास बैल, छोटे मोटे किसान बेचारे रखते हैं, बाकी लगभग ख़त्म हो चुका है उसका रोल। वो भी ऐसे ही भटकते हैं इधर उधर, आप देखते ही होंगे सड़कों पर। तो बैल के ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ है मॉडर्न एग्रीकल्चर से, वो भी बिल्कुल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट में ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा देख लो फर्टिलाइज़र्स, मैंने बता दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960 के दशक में। सॉरी। तो फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करना कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाएगा। ठीक है, अच्छा, सीरिया में जब फूड की कमी हो रही थी ना, तो आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। तो बच्चों को कुपोषण का शिकार तो होना ही था, फिर फूड ही नहीं मिल रहा था उनको सही से। तो फिर वर्ल्ड जो फूड से रिलेटेड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर मशरूम पहुँचाया था। ठीक है, मशरूम जिसको हम कम ही खाते हैं, लेकिन उसमें वो काफ़ी पौष्टिक है। ठीक है, सस्ता भी है, मतलब उतना महंगा नहीं है जैसे पनीर महंगा है या, ठीक है, तो पौष्टिक है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिले वहाँ के, क्योंकि उनका विकास ज़रूरी था, बौद्धिक मानसिक विकास। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट उनकी, मेंटल डेवलपमेंट ज़रूरी थी, तो ये काम किया गया था। तो याद रखिएगा मशरूम बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स भी किसान ज़्यादा डाल देता है। वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है, वाटर लॉगिंग यानी सतह पे पानी खड़ा रहना। अगर खड़ा रहेगा तो फसलें फिर दिक्कत करेंगी, कैसे, ठीक है, उपजाऊ शक्ति कैसे उपजेंगी फसलें अगर पानी ही खड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो पानी ना होना भी एक समस्या थी, मुझे याद है। ठीक है, बचपन में मैं जब छोटा था तो दादाजी और मेरे फादर साहब, चाचा जी, मई जून के महीने में कहाँ देखा करते थे, ऊपर बादलों की तरफ देखते रहते थे। बारिश होती तो बड़े खुश होते थे सब, किसान बहुत खुश होता है जब बारिश होती है, और ना हो तो आपको पता है फिर। ठीक है, सैलिनिटी की भी एक समस्या है, हमारे साउथ हरियाणा में है, थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद सा कलर का कुछ जो अपना साल्ट होता है वो फसलों में, वो जो हमारी धरती है, हमारे जो खेत खलियान है वहाँ उनमें ज़्यादा मिलता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। खैर, जिप्सम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ और भी टोटके अपनाते हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो करते हैं ये काम। ठीक है, केमिस्ट्री वालों का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसमें। तो मैं यही बता रहा हूँ कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो साइंस के बच्चे जो हैं साइंस के महत्व को समझें और इस तरफ ध्यान दें थोड़ा। आगे देखिए, ओवर ग्रेजिंग के बारे में आपको मैंने पीछे बता दिया था। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं बेटा। ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरत, अब आप लिख सकते हैं कि क्यों बढ़ रही है ऊर्जा की ज़रूरत भाई। पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री हो गए हो तो ऊर्जा तो चाहिएगी ना ज़्यादा। तो ऊर्जा सभी को चाहिए। देखो, पहले चूल्हा जला लिया करते थे, अब आपको गैस चाहिए, गैस सिलेंडर लाना पड़ेगा, और 1-1.5 महीने में ख़त्म हो गया, फिर से गैस भरवानी पड़ेगी। 1100-1200 रुपये के आसपास उसका रेट हो रहा है। ठीक है, और बढ़ जाएगा भाई आगे वो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन फिर से चूल्हे पे आना पड़ जाए। लेकिन चूल्हा खतरनाक है। ठीक है, उसका धुआं हमारे जो घर की औरतें होती हैं, ठीक है, बहनें हैं, बेटियां हैं, ठीक है, तो उनके अंदर चला जाता है। इस मतलब वो इतना धुआं ग्रास्प कर लेती थी, इतना धुआं एब्जॉर्ब करती थी, इतना तो जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो भी नहीं इतना ग्रास्प करते, इतना एब्जॉर्ब नहीं करते जितना वो एब्जॉर्ब कर लिया करती थी।
तो गैस जो आई है वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है कि गैस का इस्तेमाल हो रहा है, एलपीजी का, ठीक है। लेकिन ऊर्जा की ज़रूरत तो बढ़ती जा रही है। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, दिल्ली में कई ऐसे परिवार हैं जहाँ हर व्यक्ति के पास अपनी एक कार है, ठीक है। ऑफिस में वो अपनी अपनी कार से जा रहे हैं। तो ऊर्जा चाहिए उसके लिए भी, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वो ख़त्म हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल पे भी जाना पड़ सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो बता दिए थे आपको पहले, नॉन रिन्यूएबल भी बता दिए थे। ये ग्रोइंग एनर्जी नीड्स कहाँ से पूरी होंगी भाई? सोलर एनर्जी। मुझे याद है एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि भैया ये सन जो है, ये यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है इसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि क्यों ना कुछ ऊपर जा कर के, थोड़ा और धरती से ऊपर जा कर के कुछ काम ऐसा किया जाए कि उस एनर्जी को वहाँ से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके नीचे पहुँचा दिया जाए। मान लो मतलब बादलों से ऊपर अगर कुछ सिस्टम लगा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि बादल कई बार सूरज को ढक लेते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आ गए या सिंपल क्लाउड्स आ गए, ठीक है। तो उनसे ऊपर कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर इसका हो, ओशन की थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल, वेव एनर्जी का इस्तेमाल, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जियो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इससे भी विंड एनर्जी से, इनसे सबसे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। बायोगैस, ये जैसे बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट जिसको बोलते हैं ना, तो गांव में कई घरों ने लगवाया था, हमने भी एक बार लगवाया था। ये ज़्यादा देर चल नहीं पाया, लेकिन शायद मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी उसको लगाने में, ठीक है। ज़्यादातर फेलियर क्यों हो जाते हैं, ये लगाने वाला मिस्त्री ठीक नहीं होता कई बार, ठीक है। तो अगर मेरे मामा जी के घर पे भी था ये, उनका बहुत लंबा चला, लगभग मोर देन 10 ईयर्स तक उन्होंने निकाल दिया वो, और उस पर जो गैस बनती थी उससे ही रोटियां पक जाया करती थी। तो चीज़ तो बढ़िया है ये कहीं ना कहीं मिस्त्री अगर ठीक ना हो, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकती है। अब खैर किस्मत भी है। चलिए, ये सारे मैंने आपको बताए, अब थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़िएगा, ठीक है। भूमि संसाधन में आप ओवर ग्रेजिंग पढ़ चुके हैं, शिफ्टिंग बता दिया आपको, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, मरुस्थलीकरण, ये भी आपको बता ही दिया था एक तरह से कैसे हो सकता है भाई, वनों की कटाई से हो सकता है। और कैसे रोक सकते हैं, वन लगा करके रोक सकते हैं। कुछ और आप चीज़ें, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के बारे में भी आपको बता दिया था। ओवर हॉर्टिकल्चर, बागवानी बहुत ज़्यादा कर देना, हालांकि बागवानी को हरियाणा सरकार प्रोत्साहित कर रही है, किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, भैया आप लोग आगे बढ़ चढ़ करके हॉर्टिकल्चर में जाएं, ठीक है। जागरूक करने का कार्य भी कर रही है, ट्रेनिंग भी देती है, ठीक है, बागवानी की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ये हो जाएगी तो गड़बड़ हो सकती है। मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से जंगलों को साफ करके यहाँ पर बागवानी का विकास करने के कारण भूमि कटाव में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। बागवानी करोगे तो फिर आप क्या कर रहे हो, भूमि कटाई कर दोगे, मतलब वन वन काट दोगे, जंगल काट दोगे। पहाड़ों पर प्राकृतिक पौधे भूमि कटाव को रोकते थे, लेकिन यदि इस प्रकार से कार्य चलता रहा तो आने वाले 15-20 सालों में यह क्षेत्र मरुस्थल भूमि में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ों की बात कर रहे हैं और मरुस्थल आ गया, बताओ, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी इस्तेमाल करोगे भैया, बीमारियां लगेंगी, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन मैंने आपको पीछे बता दिया था कैसे हो रहा है, किसानों से हो रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम रोल मैं आपको साथ के साथ बता ही चुका हूँ भाई, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अवेयर हो सकें, आपको तो पता ही नहीं है कई चीज़ें अभी तक। अब देखिए, साइंस वाले बच्चों को थोड़ा बहुत पता भी होंगी, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले तो पढ़ते नहीं ये चीज़ें, तो इसीलिए तो आपका एनवायरनमेंट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे डाउट है कि अब ये देखो लेक्चर कितना हो गया बच्चों, ये 64 मिनट का हो चुका है, मैं 64 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है, बिना रुके। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चे 64वें मिनट तक पहुँच भी पाएंगे। 5-10 मिनट का लेक्चर वो सुनेंगे, उसके बाद मुझे पता है आप लोगों में से ज़्यादातर जो हैं बंद कर देंगे, क्योंकि आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल अच्छा लगता है, सलमान खान की मूवीज़ आपको देखनी है, या कोई और नया एक्टर हो गया, नई एक्ट्रेस आ गई उसकी मूवी देखनी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ये आप नहीं सुनोगे। अब अगर कोई 64 मिनट तक पहुँचा है ना अभी, तो वो बच्चा ज़रूर एक बार अपना नाम और क्लास अगर लिख सके नीचे कमेंट में,
तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा यहाँ 64वें मिनट तक मेरा लेक्चर सुनते सुनते पहुँचा है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो रोल है बच्चों वो क्या है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने चलना है, आपने कोशिशें करनी है। आप अपने घर वालों को अवेयर करें, आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को अवेयर करें, और कम से कम जो आपको मैंने सिखाया है आप खुद तो इम्प्लीमेंट करें। पौधा लगाएं, एक पौधा लगाएं, 10 मत लगाएं, उस एक को ही पाल लें पहले, दूसरा बाद में लगा लेंगे भाई, ठीक है। एक को खड़ा हो जाने दो, जड़ पकड़ लेने दो बढ़िया, ऐसा ऐसा टाइम आ जाए कि उसको आपके पानी की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद ही पनप जाए, फिर आप दूसरा पौधा लगा लेना, ठीक है। मतलब 10-20 पौधे लगा दिए और फिर मेंटेनेंस ना की, 10-20 पौधे ख़राब हो गए आपके, कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक तरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेहतर है 1-2 लगा लो, थोड़े लगा लो, उनकी मेंटेनेंस करो, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन पे आपको बताया कि क्या क्या गलतियां हम करते हैं, एनर्जी कैसे बचा सकते हैं। अभी एक ही कार में 4-5 लोग चले जाओ ना, कॉलेज या स्कूल में जा रहे हो तो अलग अलग कार क्यों लेके जा रहे हो। कई बच्चे कहेंगे सर आप भी तो अपनी कार में इकलौते अकेले आ जाते हो। अब मेरा घर ही इस प्रकार से है, एक ऐसी जगह में है गाँव में जहाँ से और कोई नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए, और मेरा टाइम भी आपको पता है, मैं बहुत जल्दी आता हूँ और लेट जाता हूँ कॉलेज से। तो इस तरह से होता ये है कि मैं फिर अकेला ही आ सकता हूँ, ठीक है। मजबूरियाँ हैं फ़िलहाल, लेकिन आगे मेरे दिमाग में है कि एक दिन मैं जैसे अगर अम्बाला कैंट वाले कॉलेज में मेरा कभी होता है आगे ट्रांसफ़र, इन दैट केस मैं हो सकता है साइकिल पर भी जाऊँ, मैं गाड़ी या बाइक वगैरह बंद कर दूँगा, ठीक है। कोशिश करेंगे सर्दियों में साइकिल पर जाया जाए, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी आने वाले सालों में, ठीक है। आगे देखिए, एनर्जी के लिए बात बता दिया आपको, एनर्जी बचेगी भाई, साइकिल पे जाओ, फिट भी रहोगे, हेल्दी रहोगे। सोइल का भी बचाना है, सोइल को बचाना है ना, तो फार्मर्स को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेस्ट के लिए भी ये झूम कृषि तो ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कोशिशें करनी होगी, वहाँ तो हम ट्राइब्स को रोक नहीं सकते, सरकार कुछ ना कुछ करे इसमें तो, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन का आपको बता दिया था बेटा। तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है हमारा बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने बताया है, कुछ मैंने किताब से अलग भी चीज़ें बहुत सारी बताई हैं आपको, आप इनका भी इस्तेमाल कीजिएगा आंसर लिखने में, बहुत ही प्यारे आंसर लिखे जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप अच्छा काम कर पाएंगे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। प्रकृति आपको प्यार देगी क्योंकि आप प्रकृति के लिए काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।